डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 11। तीसरा खिलाड़ी कौन था? रात की हवा अचानक भारी हो गई थी। खिड़की पर आई खरोंच की आवाज अभी भी कमरे की दीवारों में गूंज रही थी। आराध्या का दिल जैसे दब गया हो। आरव खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। जैसे कोई वहां था, पर अब छुप गया हो। कुछ पल कमरे में खामोशी रही। बस दो तेज सांसें, एक आराध्या की, दूसरी आरव की। आराध्या ने धीरे से कहा, आरव। वो कौन था? कौन हमें देख रहा था? आरव उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में डर नहीं था, पर सतर्कता थी, गहरी और तीखी। वो वही है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं। आरव ने दरवाजा बंद किया और उसकी तरफ आया। तुम जानती हो, उस रात दो लोग थे, तुम और वो आदमी जिसने तुम पर हमला किया। आराध्या ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, पर तुमने कहा था कि कोई तीसरा भी था। हाँ, आरव ने कहा, और वही सबकी नजर से छुपा रहा। न तुम्हें पता था, न उसे, और न पुलिस को। आराध्या की आंखें फैल गईं। लेकिन क्यों? कोई वहां छुपकर क्या कर रहा था? आरव ने धीरे से कहा, तुम्हें बचा रहा था। आराध्या कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही। तुम्हें कैसे पता? आरव की सांस भारी हो गई। क्योंकि वो आदमी मेरा दोस्त है। आराध्या खड़ी रह गई। तुम्हारा दोस्त? आरव ने सिर झुकाया। हाँ, और उस रात उसने देखा था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसने वो सब रिकॉर्ड भी किया था। आराध्या का सर घूम गया। रिकॉर्ड? मतलब वह फुटेज जो सीसीटीवी रूम में थी। आरव ने धीरे से कहा, हाँ, वही असली फुटेज, जो आज भी सिर्फ एक इंसान के पास है। आराध्या ने टेबल पकड़ ली, जैसे खड़े रहना मुश्किल हो रहा हो। अगर उसने मुझे बचाया था, तो वह सामने आकर सब साफ क्यों नहीं करता? आरव ने गहरी सांस ली। क्योंकि उस रात उसने एक और चीज देखी थी। आराध्या की सांस रुकती सी गई। कौन सी चीज? आरव का स्वर भारी था। कि उस आदमी के पीछे कोई और था। कोई ऐसा जिसका इरादा सिर्फ तुम पर हमला करना नहीं था। कुछ और भी था। कुछ बड़ा। आराध्या के होंठ कांप गए। बड़ा? जैसे क्या? आरव ने धीमे मगर साफ शब्दों में कहा, तुम्हें खत्म करना। आराध्या के कदम पीछे हट गए। उसकी सांस अटक गई। कौन है वह? उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। आरव ने कुछ कदम उसकी तरफ बढ़े। मैं तुम्हें उसका नाम इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि तुम टूट जाओगी। आरव। उसकी आंखों में दर्द और डर दोनों थे। कौन है वो? आरव ने धीमी आवाज में कहा, अयान। आराध्या के पैरों तले जमीन निकल गई। कमरे में जैसे हवा ही रुक गई। अयान? वह हकलाते हुए बोली, लेकिन वो तो। हाँ, आरव ने कहा, वही अयान जो आज तुम्हारे सबसे करीब आने की कोशिश करता है, जो खतरनाक रूप से तुम्हें समझता है, और जो तुम्हारी पुरानी लाइफ के बारे में सब जानता है। आराध्या की आंखें भर आईं। पर उस रात वो वहां कैसे हो सकता है? आरव धीरे धीरे आगे बोला, क्योंकि तुम उसे पहले से जानती हो, आराध्या। बस तुम्हें याद नहीं है, या तुम याद नहीं करना चाहती।
आराध्या दीवार से टिककर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। नहीं, मैं अयान को पहले से नहीं जानती। आरव ने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो तुम खुद से बोलती रही हो। आराध्या हिल गई। मैं झूठ बोल रही हूं, आरव ने कहा। हाँ, क्योंकि तुम उसे पिछले स्कूल से जानती हो। दोनों साथ पढ़ते थे और उस हादसे के बाद उस स्कूल ने सब डेटा डिलीट कर दिया ताकि केस दब जाए। आराध्या धीरे धीरे सांस लेने लगी, जैसे किसी पुरानी याद की धुंध अब साफ होने लगी हो। उसे एक धुंधला चेहरा याद आया, तीखी आंखें, गुस्सा, अजीब सा मुस्कुराना, और वो एक बारिश वाली शाम। आराध्या, घर मत जाना। आराध्या का दिल धड़क उठा। याद धीरे धीरे खुलने लगी थी। आराध्या ने कांपती आवाज में पूछा, तो उस रात अयान वहां क्या कर रहा था? आरव का चेहरा कस गया। वह कहता है कि वह तुम्हें बचाने आया था। लेकिन? आराध्या ने डरते हुए पूछा। आरव की आंखें कठोर हो गईं। लेकिन मेरे दोस्त ने उसे छुपकर सब कुछ देखते हुए पाया। किसी को बचाते हुए नहीं, बल्कि निगरानी करते हुए। आराध्या की सांसें रुक गईं। निगरानी? हाँ, आरव बोला, क्योंकि उसे तुम्हारे अतीत, तुम्हारी कमजोरी और उस रात जो तुमने किया, सब पता है। आराध्या को लगा जैसे पूरा कमरा घूम रहा है। अचानक खिड़की पर फिर वही खरोंच की आवाज आई। इस बार और भी साफ, जैसे कोई जानबूझकर ध्यान खींच रहा हो। आरव एकदम सतर्क हो गया। वह खिड़की की तरफ बढ़ा। हवा तेज चल रही थी, मगर वह आवाज हवा की नहीं थी। आरव धीरे से बोला, वह हमें सुन रहा है। आराध्या डर से कांप गई। कौन? अयान? आरव की आंखें खिड़की में अंधेरों को तलाश रही थी। उसने धीमे लेकिन साफ शब्द कहे, नहीं, अयान नहीं। तीसरा खिलाड़ी अभी भी कहीं छुपा है। आराध्या ने भौचक्की होकर पूछा, मतलब कोई और भी था उस रात? आरव धीरे से मुड़ा। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। हाँ, और वही सबसे खतरनाक है, क्योंकि वह न तुम्हारा नाम जानता है, न चेहरे को भूलता है, और न वह तुम्हें जिंदा देखना चाहता है। खिड़की पर टप 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 की आवाज फिर आई। इस बार आराध्या डर के मारे चीख उठी और खिड़की के बाहर एक परछाई हल्की सी हिली। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 12, तीसरे खिलाड़ी का पहला वार। रात की खिड़की के बाहर जो परछाई हिली थी, उसने मानो कमरे की हवा ही बदल दी। आराध्या का चेहरा सफेद पड़ चुका था। आरव खिड़की के बिल्कुल पास खड़ा था, लेकिन उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। उसकी नजरें अंधेरे में गड़ी थी, जैसे वह किसी को साफ देख सकता हो। कमरा चुप था, इतना चुप कि किसी के सांस लेने की आवाज भी भारी लग रही थी। और तभी टप टप टप, वही आवाज फिर से, इस बार और भी नजदीक, जैसे कोई खिड़की पर अपनी उंगलियां खींच रहा हो। आराध्या ने फुसफुसाते हुए कहा, आरव, ये कौन है? आरव की आवाज पत्थर जैसी सख्त थी। वही जिसके बारे में मैंने कहा था। अयान नहीं, कोई और। वही तीसरा खिलाड़ी। अचानक
कचाक। खिड़की का एक छोटा हिस्सा टूटकर अंदर गिरा। आराध्या चीख उठी। उसने तुरंत खुद को दीवार से चिपका लिया। आरव एक पल में उसके सामने आ गया, जैसे मानव ढाल बन गया हो। आराध्या, पीछे रहो। उसकी आवाज में पहली बार खुला डर था। टूटी खिड़की के छेद से ठंडी हवा नहीं, एक कागज का मोड़ा हुआ टुकड़ा अंदर आया था। आरव ने उसे उठाया, खोला, और उसके चेहरे की नसें सख्त हो गईं। कागज पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, हर बार नहीं बचेगी। आराध्या की आंखें फैल गईं। मतलब वो हमें यहीं देख रहा था? इतनी पास? आरव ने कहा। हाँ, और इस बार वो सिर्फ डराने नहीं आया था, वो हमला करने आया था। आराध्या कांप रही थी। आरव, ये कोई ऐसा है जो हमें जानता है, हमारी हर हरकत जानता है। आरव ने धीरे से कहा। हाँ, और उसकी स्टाइल देखो, ना चेहरा दिखाता है, ना आवाज, बस नजदीक आता है और वार करता है। क्या वो हमारा पीछा कर रहा है? आरव ने ठंडे स्वर में कहा। पीछा नहीं, वो पहले से ही हमारे बीच है। आराध्या का शरीर जैसे जड़ हो गया। आरव ने अपना मोबाइल निकाला। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी, आराध्या ने कहा। नहीं। आरव ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ मजबूत थी, पर दर्द नहीं देती। एक चेतावनी थी। मोबाइल का कैमरा ऑन मत करना, फ्लैश मत ऑन करना, और किसी को कॉल मत करना। क्यों? आराध्या लगभग रो पड़ी। क्योंकि जिस आदमी ने ये किया है, वह कैमरे के सामने आने से नहीं डरता, बल्कि तुम्हारे कैमरा ऑन करते ही और करीब आ जाता है। आराध्या को लगा जैसे उसके पैरों में जंजीरें पड़ गई हों। यह कोई साधारण मनोवैज्ञानिक खेल नहीं था। यह किसी खतरे का संकेत था, जो तकनीक, दूरी और समय सब तोड़ सकता था। अचानक आराध्या के मोबाइल पर कॉल आई। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था। अयान कॉलिंग। आराध्या घबरा गई। आरव। उठाऊं? आरव ने फोन छीन लिया और बिना कुछ बोले कॉल उठा ली। दूसरी तरफ अयान की आवाज आई। आराध्या ठीक है ना? आरव की आवाज खुरदरी हो गई। तुम अभी कहाँ हो? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अयान ने कहा, यह सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आरव ने शब्द चबा कर कहा, क्योंकि यहाँ कोई हमला करने आया था, और तुझे हर बार पता होता है कि कब कुछ होता है, तो इस बार क्यों नहीं पता? फोन की दूसरी तरफ जैसे सांसें तेज हो गईं। अयान की आवाज अब ठंडी थी। मुझे मत घेरो, आरव। तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। आरव ने फोन कट कर दिया। उसका चेहरा सख्त था। आराध्या ने धीरे से पूछा, क्या वो हो सकता है कि अयान ने किया हो? आरव ने सिर हिलाया। नहीं, अयान की स्टाइल अलग है। वो सीधा हमला नहीं करता, वो खेल खेलता है। लेकिन ये कोई है जो चुपचाप खत्म कर देता है। आरव ने खिड़की की तरफ इशारा किया। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए तोड़ा गया है। मतलब असली खतरा? आराध्या ने मुश्किल से पूछा। आरव ने धीरे से कहा, दरवाजे पर है। अचानक दोनों की नजर दरवाजे पर गई। नीचे जमीन पर किसी ने काले मार्कर से एक एक्स बनाया हुआ था, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहीं खड़ा था। और एक्स के पास एक और कागज रखा था।
आरव तुरंत आगे बढ़ा, कागज उठाया। उस पर लिखा था, अगली बार खिड़की नहीं, तुम होगी। आराध्या पीछे दीवार से लग गई। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। आराध्या ने देखा, आरव का चेहरा पत्थर जैसा हो गया है। आंखों में एक अलग ही आग थी। वह बोला, बस, बहुत हो गया। वह मेज पर रखा पानी की बोतल धकेल देता है। बोतल गिरकर फर्श पर घूमती है। आरव जमीन पर हाथ रखकर बैठ जाता है। उसके कंधे भारी सांसों से हिल रहे थे। आराध्या ने उसे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह सिर्फ एक मजबूत, ठंडा, सब संभाल लेने वाला लड़का नहीं था। वह भी डर सकता है, वह भी टूट सकता है। आरव, तुम ठीक हो? उसने सावधानी से पूछा। आरव ने पहली बार उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में डर था, गुस्सा नहीं, डर। वह बोला, आराध्या, वो सिर्फ तुम्हें नहीं मारना चाहता, वो मुझे भी खत्म करना चाहता है। कमरे की खिड़की अचानक हल्की सी हिली। इस बार हवा नहीं थी, इस बार कोई था। और अंधेरे में से एक बेहद धीमी, रेंगती सी आवाज आई, मुझे ढूंढ रहे हो? आराध्या का दिल बंद हो गया। आरव उठकर खिड़की की तरफ दौड़ा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक पर्ची पड़ी थी। उस पर लिखा था, आने दो, खेल तो अभी शुरू हुआ है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 13, अंधेरे में छिपी हुई एक सच्चाई। रात काफी गहरी हो चुकी थी। हॉस्टल की दालानें एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। बरामदे में लगी ट्यूबलाइट हल्की हल्की टिमटिमा रही थी, जैसे थक चुकी हो। बाहर ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी और पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट कर रहा हो। आयरा अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन मन बिल्कुल शांत नहीं था। आज रात उसे वो पत्र मिला था, सावधान रहो, तुम्हारी मौत एक प्लान थी और यह दूसरी जिंदगी भी खतरे में है। यह शब्द उसकी नसों में ठंडा जहर बनकर फैल रहे थे। वह टेबल पर झुककर लंबे समय तक उस पत्र को घूरती रही। कौन कर सकता है यह सब? किसका फायदा था मेरी मौत में? और किसे पता है कि मैं वापस उसी शरीर में लौट आई हूं? आयरा की उंगलियां कांप रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दीवार के उस तरफ खड़ा होकर उसे देख रहा हो। लेकिन उसने खुद को संभाला। वह अब वो पुरानी आयरा नहीं थी जो डरकर बाहर भाग जाती थी। वह अपनी सच्चाई खोजने के लिए लड़ने आई थी। रात के करीब 11 बजे थे। हॉस्टल की सभी लड़कियां सो चुकी थी, लेकिन आयरा को नींद नहीं आ रही थी। उसने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। हवा में कुछ अजीब खामोशी थी। अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर कोई था। आयरा का दिल जोर से धड़का। कौन है? उसने धीमी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। दालान बिल्कुल खाली था, बस ट्यूबलाइट की धीमी टिमटिमाहट और ठंडी हवा। लेकिन जब उसने नीचे देखा, फर्श पर एक छोटा सा पेपर पड़ा था। आयरा ने डरते हुए उसे उठाया। उसमें सिर्फ 2 शब्द थे, लाइब्रेरी नाउ। उसकी सांसें तेज हो गई। लाइब्रेरी? इस वक्त? रात के 11 बजे? किसने बुलाया है? क्या यह जाल है या सच्चाई का पहला सुराग?
वह कुछ पल सोचती रही, पर फिर मन में एक दृढ़ता पैदा हुई। मैं सच्चाई से भागने नहीं आई हूं। और वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल पड़ी। रॉयल ग्रैंड हाई स्कूल की लाइब्रेरी रात में बिल्कुल अलग लगती थी। इतनी शांत, इतनी अंधेरी, जैसे किताबों के बीच सदियों से कोई दबी चीख पड़ी हो। आयरा ने धीरे से भारी दरवाजा खोला। अंदर आधा अंधेरा था। पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था। उसने अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाई। कोई था वहां, लेकिन वह दिख नहीं रहा था। कौन है? आयरा की आवाज हल्की कांप गई। अचानक पीछे की तरफ कुछ खड़बड़ाहट हुई। किसी ने किताबों की अलमारी के पीछे कदम बढ़ाए। यहाँ, एक धीमी पुरुष आवाज आई। आयरा का दिल धक से रह गया। वह उस आवाज को पहचानती थी। वह आरव था। आरव अलमारी से बाहर आया। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी, जैसे उसने पूरे दिन सोचा हो कि क्या वो सही कर रहा है। आयरा के चेहरे पर उलझन स्पष्ट थी। क्या उसने बुलाया था? क्या वह भी उस खतरे के बारे में जानता है? आयरा ने सीधे पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? तुमने मुझे बुलाया? आरव ने उसकी आंखों में झांका। नहीं, मैं खुद किसी को ढूंढने आया हूं। और शायद वही इंसान तुम्हें भी बुला गया। यह सुनकर आयरा को लगा कि सारा मामला और उलझ गया है। कौन? उसने धीरे से पूछा। आरव की आंखें सख्त हो गईं। वो इंसान जो पिछले कुछ दिनों से मेरे बारे में भी अजीब अफवाहें फैला रहा है। आयरा चौंक गई। तुम्हारे बारे में? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, किसी को लगता है कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूं या तुम्हारा पीछा कर रहा हूं, जबकि मुझे खुद नहीं समझ आता कि तुम्हारे आसपास आते ही मुझे ये अजीब सा डेजा वू क्यों महसूस होता है। आयरा का दिल हल्का सा कांप गया। वो डेजा वो अनजानी पहचान। उसे पता था क्यों, लेकिन आरव को नहीं। उनके बीच अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक धप, किसी ने ऊपर की मंजिल की अलमारी बंद की। दोनों चौंक गए। आरव ने तुरंत आयरा की कलाई पकड़ी और धीरे से पीछे किया। किसी को पता है कि हम दोनों यहाँ हैं, उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। आयरा ने सिर हिलाया, आंखों में डर उतर आया। दूसरी मंजिल से कदमों की आवाज आने लगी। धप्पा, धप्पा, धप्पा। आरव ने धीरे से फुसफुसाया, यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी एक आवाज आई। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? वो आवाज जानी पहचानी थी और जहरीली भी। आयरा का पूरा शरीर ठंडा हो गया। वो आवाज उसी व्यक्ति की थी जो पिछले जन्म में भी। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। आरव ने उसकी कलाई और कसकर पकड़ ली। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा। ऊपर से एक धीमी हंसी आई। आखिरकार तुम दोनों एक जगह मिल ही गए। और तभी ऊपर से एक काला मास्क पहने कोई व्यक्ति सीढ़ियों से उतरने लगा। धीमी चाल, खतरनाक अंदाज, और हाथ में कुछ चमकता हुआ, जैसे चाकू। आयरा की सांस रुक गई। आरव उसके सामने खड़ा हो गया। पीछे हटो, आयरा। लेकिन आयरा के मन में एक झटका लगा। क्यों? क्यों वही आवाज? क्यों वही चाल? वह उस मास्कधारी की तरफ देखती रह गई, पैर कांपते हुए, और होंठ पर सिर्फ एक शब्द आया। तुम। मास्क वाले ने सिर थोड़ा झुकाया, जैसे उसकी पहचान छुपाने में मजा आ रहा हो। फिर बोला, हाँ, आयरा।
अभी तो खेल शुरू हुआ है। उस आवाज ने उसके दिल में बिजली की तरह कुछ जला दिया। स्मृतियों के टुकड़े उसकी आंखों के आगे चमके। उसकी पहली मौत, आग, चिल्लाना, और कोई जिसकी वही आवाज थी। आयरा पीछे हटी और दीवार से लग गई। आंखों में डर नहीं, सदमा था। आरव ने उसकी ओर देखा। तुम उसे जानती हो? आयरा कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखें डरी हुई थी, पर उनमें एक कड़वा सच जग चुका था। मास्क पहनने वाला अब पास आ चुका था। उसके शब्द धीमे लेकिन ठंडे थे। तुमको लगा कि मरकर बच जाओगी, या दूसरा जन्म मुझे भूलने देगा? आयरा का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसे पता है कि मैं मरी थी और वापस लौटी हूं। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? मास्क वाले ने बस यही कहा, जिसे तुमने पहली जिंदगी में तबाह किया था, और दूसरी में मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आयरा की आंखें चौड़ी हो गईं। वह हिल भी नहीं पाई। और उसी पल आरव ने आयरा को पीछे धकेला और मास्क वाले पर झपट पड़ा। लाइब्रेरी में भारी अफरातफरी मच गई। टेबलें उल्टी, किताबें गिरी। आरव ने उस मास्क वाले को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज था, जैसे वह उनकी हर हरकत पहले से जानता हो। उसका चाकू हवा में चमका। आरव के हाथ पर हल्की सी चोट लगी। आयरा चीख पड़ी, आरव! पर इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, मास्क वाला पीछे हटा और अंधेरे में गायब हो गया। बस उसकी फुसफुसाहट हवा में तैर रही थी। अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा, आयरा। लाइब्रेरी में सन्नाटा छा गया। आरव दीवार के सहारे खड़ा था, सांसें तेज। आयरा उसके पास दौड़ी। तुम ठीक हो? आरव ने उसकी ओर देखा। थोड़ी चोट, थोड़ा दर्द, लेकिन आंखों में एक बात साफ थी। यह मामला तुम्हारे सोचे से कहीं बड़ा है, आयरा। आयरा ने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आरव ने बिना सोचे, बिना हिचकिचाए, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि अब यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम दोनों का मामला है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 14, आधी रात का सच और टूटी हुई तस्वीरें। लाइब्रेरी की बड़ी बड़ी खिड़कियों से चांदनी अंदर गिर रही थी, लेकिन उस रोशनी के बावजूद हवा में एक भयावह अंधेरा तैर रहा था। अभी कुछ ही मिनट पहले एक नकाबपोश इंसान उनकी जान लेने आया था। वे उसका चेहरा नहीं देख पाए थे, लेकिन उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी और उसके शब्द आयरा के दिल को बेचैन करने के लिए काफी थे। आरव की सांसें अभी भी भारी थी। उसका हाथ चोट से हल्का सा खून बहा रहा था, लेकिन वह अपने दर्द पर नहीं, सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे रहा था। आयरा कांप रही थी। उसने धीमे से कहा, तुम ठीक हो? आयरा ने सिर हिलाया, हाँ, शायद। पर उसकी आवाज बता रही थी कि वह बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आरव उसके और पास आया। वो आदमी तुम्हें जानता है। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? आयरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सदमा था, डर था, और एक भारी राज भी। आयरा धीरे धीरे बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, पर मन में उथल पुथल इतनी थी कि शब्द बाहर ही नहीं आ रहे थे। आरव उसके पास घुटनों के बल बैठा। उसने हल्के से कहा, तुम अकेली नहीं हो, आयरा।
अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो मुझे बताओ, मैं मदद करूंगा। वह रुक गया, फिर धीमे से जोड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आयरा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। वह यह वाक्य सुनकर जैसे कुछ देर सांस लेना भूल गई। उसके दिल में अजीब सा दर्द उठा। उसे पता भी नहीं कि वो मुझे एक बार खो चुका है और फिर वही बात दोबारा कह रहा है। आयरा के गले में कुछ फंस गया। आंखें भर आईं, पर वह अभी सच नहीं बता सकती थी। ना पुनर्जन्म का, ना अपनी पहली मौत का, ना उस आदमी की आवाज का जो उसके अतीत से जुड़ा था, इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती। लाइब्रेरी की खिड़की अचानक जोर से बंद हो गई। दोनों उछल पड़े। हवा ठंडी थी, लेकिन खिड़की के बंद होने की आवाज बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे हवा ने उसे धक्का दिया हो। वह भारी, तेज और इरादतन थी। आयरा का दिल घबराया। क्या वो नकाबपोश वापस आ गया? आरव उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में सतर्कता थी। यहीं रुको, उसने आदेश की तरह कहा। पर आयरा भी डर से भर गई। वह उठ खड़ी हुई और उसके पीछे चल दी। नहीं, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। आरव पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में पहली बार एक नरमी झलकी। ठीक है, पास ही रहना। धीरे धीरे दोनों खिड़की की तरफ बढ़े। अंधेरे में कोई हल्का सा साया हिलता हुआ दिखा, जैसे कोई अभी अभी छिपकर भागा हो। आरव ने तुरंत बाहर झांका, लेकिन वहां सिर्फ हवा थी और खाली मैदान। फिर भी एक सच दोनों समझ गए थे। लाइब्रेरी में वे अकेले नहीं थे। जैसे ही वे वापस मुड़े, टेबल पर कुछ गिरता हुआ दिखा। एक पुरानी फोटो फ्रेम मेज के किनारे से गिरकर फर्श पर टूट गई। कांच बिखर गया। आयरा झट से आगे बढ़ी। उसने फोटो उठाई और जैसे ही देखा, उसका दिल धक धक धक। यह उसकी अपनी तस्वीर थी, लेकिन अकेली नहीं। उसके साथ वही 3 लड़कियां थीं, जिन्हें वह पिछले जन्म से अच्छी तरह जानती थी। रीमा, सान्या और सबसे बड़ी दुश्मन त्रिशा। त्रिशा, वही लड़की जिसने पिछले जन्म में उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला था, जिसने अफवाहें फैलाईं और जिसकी वजह से आरव उससे नफरत करने लगा था। ये तस्वीर यहाँ कैसे? लाइब्रेरी में? आज रात? आरव ने तस्वीर ली और देखा। ये वही लड़कियां हैं जो पिछले हफ्ते तुम्हें परेशान कर रही थीं। आयरा ने चुपचाप सिर हिला दिया। आरव ने गहरी सांस ली। तो इसका मतलब यह सब कोई अंदर का व्यक्ति कर रहा है। कोई ऐसा जिसे तुम्हारे अतीत के बारे में सब पता है। आयरा का गला सूख गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरे अतीत से ज्यादा, मेरी मौत से जुड़ा अतीत। आरव ठिठक गया। मौत? आयरा को एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई। वह कुछ नहीं बोली। आरव ने उसकी ओर गहराई से देखा। तुम कुछ छुपा रही हो, आयरा। वह कुछ बोलती, लेकिन तभी किताबों की दूसरी अलमारी के पीछे से एक और फोटो नीचे गिर पड़ी। इस बार फटी हुई थी। तस्वीर में आरव और आयरा एक साथ। पर यह कैसे? वे दोनों तो आज तक करीब भी नहीं आए। तो यह फोटो किस समय की थी? आयरा के पैरों में जैसे जमीन खिसक गई।
क्या ये पिछले जन्म की तस्वीर है? क्या कोई मेरी पहली जिंदगी का हर सबूत इकट्ठा कर रहा है? आरव तस्वीर घूरकर बोला। ये कौन है जिसने हम दोनों की ऐसी फोटो बनाई? आयरा ने धीरे से कहा। कोई जो हमें साथ देखना नहीं चाहता था। पहले भी नहीं, अब भी नहीं। आरव उसके करीब आया। सुनो, अब हम दोनों को ये खेल अकेले नहीं खेलना चाहिए। तुम डरी हुई हो और मैं भी उलझा हुआ हूं। पर एक बात तय है, कोई हम दोनों को अलग रखना चाहता है। उसने फोटो आयरा के हाथ में रखी। तो अब हम साथ रहेंगे ताकि सच उनसे पहले पकड़ ले। आयरा की सांसें गहरी हो गई। आरव का हाथ उसकी उंगलियों को छू गया था। एक हल्का सा झटका जैसे शरीर में दौड़ गया। कुछ पल तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे कोई अनजान बंधन उन दोनों के बीच धीरे धीरे जन्म ले रहा था। आयरा ने पहली बार थोड़ी सी सुरक्षा महसूस की थी। वह धीरे से बोली, और अगर सच बहुत खतरनाक हुआ तो? आरव ने बिना हिचकिचाए कहा। तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। भले ही तुम सच बताओ या नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। यह वाक्य सुनकर आयरा की आंखें भर आईं। पहले जन्म में वह मुझे बचा नहीं पाया था, पर शायद इस जन्म में किस्मत उसे दूसरा मौका दे रही है। वे लाइब्रेरी से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी दरवाजे के नीचे से एक नई चिट्ठी सरकाई गई। आरव ने उसे तुरंत उठाया। चिट्ठी में सिर्फ 4 शब्द थे। तुम देर कर रहे हो। और नीचे एक रक्तलाल स्याही में आयरा का नाम लिखा था। आयरा सिंह। उसके नीचे एक छोटा नोट। याद है ना? आखिरी बार भी तुमने देर की थी और तुम मारी गई थी। आयरा की आंखें चौड़ी हो गईं। आरव ने उसे पकड़ लिया क्योंकि वह गिरने ही वाली थी। उसने कांपती आवाज में कहा, आरव, जो मुझे मारना चाहता था वह वापस आ गया है। आरव ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अब वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा जब तक मैं जिंदा हूं। और पहली बार आयरा को लगा कि इस जन्म में उसकी कहानी शायद वही नहीं जो पिछले में थी, लेकिन हकीकत तो अब शुरू हुई थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 15 त्रिशा की मुस्कान में छिपा जहर। सुबह की हल्की धूप हॉस्टल के बरामदे पर बिखरी हुई थी, लेकिन आज का सूरज भी आयरा के लिए किसी ठंडी परछाई जैसा था। रात में मिली धमकी, टूटी तस्वीरें, लाइब्रेरी में नकाबपोश की मौजूदगी, सब कुछ उसके मन में तूफान की तरह घूम रहा था। वह अकेली कंबल में बैठी थी, दीवार को टिककर। रात भर नींद नहीं आई थी। हर थोड़ी देर में उसकी आंखें दरवाजे की ओर चली जातीं। कहीं कोई फिर से चिट्ठी तो नहीं सरका रहा। एक बात साफ थी, खतरा खत्म नहीं हुआ था, बस शुरू हुआ था। आयरा। आवाज सुनकर वह चौंक गई। आरव कमरे के बाहर खड़ा था, थोड़ा गुस्से में, थोड़ा परेशान और थोड़ा चिंतित। वह अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ? आयरा ने सांस रोके पूछा। आरव ने उसकी ओर देखा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम रात भर जागती रहीं? तुम्हारी हालत देखो। आयरा ने निगाहें झुका ली। नींद नहीं आई। आरव करीब आया। तुम डर रही हो? आयरा चुप रही। डर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वह अतीत उसे खा रहा था।
कुछ क्षण दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आरव ने धीरे से कहा, चलो, मुझे कुछ दिखाना है। कहाँ? क्लासरूम। आज सुबह कुछ मिला है। उसके स्वर में गहराई थी। आयरा समझ गई, यह बात हल्की नहीं है। वह चुपचाप उसके पीछे चल दी। क्लासरूम में सभी सीटें खाली थी। सुबह की गुनगुनाती रोशनी अंदर आ रही थी, पर आज उस रोशनी में भी अजीब बेचैनी थी। आरव ने बैग से एक फाइल निकाली। ये मुझे आज अपने डेस्क में मिली। किसी ने रखी है। तुम्हारा नाम लिखा है ऊपर। आयरा की सांसें रुक गईं। फाइल खोली। अंदर आयरा का पुराना स्कूल रिकॉर्ड, उसकी मेडिकल फाइलें और सबसे खतरनाक, पिछले जन्म में लगी आग की रिपोर्ट की एक कॉपी। आयरा के हाथ से फाइल लगभग गिर ही गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कौन जानता है यह सब? इतनी पुरानी रिपोर्ट कोई कैसे ढूंढ सकता है? क्या वही आदमी वापस सब रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा है? आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा। यह आंख कैसे लगी थी? आयरा की आंखें भर आईं। उसका गला भारी हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैंने किसी को छुआ भी नहीं था उस दिन। फिर भी सब लोग मुझे ही दोषी बना रहे थे। आरव ने ध्यान से उसे देखा। क्या वो हादसा तुम्हारी गलती नहीं था? आयरा कांपती आवाज में बोली। नहीं, वह एक हादसा नहीं था। वह किसी ने प्लान किया था। आरव का चेहरा गुस्से से भर गया। और यहाँ कोई फिर से वही खेल खेल रहा है। उसी समय क्लासरूम का दरवाजा हल्का सा खुला। एक लड़की अंदर आई। त्रिशा। उसकी परफेक्ट मेकअप वाली मुस्कान चेहरे पर चिपकी हुई थी। त्रिशा ने फाइल देखते हुए कहा, अरे वाह, क्या सीक्रेट शेयर हो रहे हैं सुबह सुबह? आयरा त्रिशा को देखकर जैसे कुछ पल के लिए जड़ हो गई। यह वही लड़की है जिसने पहली जिंदगी बर्बाद की थी। क्या दूसरी जिंदगी में भी वही? त्रिशा ने आयरा के चेहरे पर घूरकर देखा, मुस्कुराई। ओह माय गॉड, तुम तो बहुत टेंशन में लग रही हो। सब ठीक है ना? या फिर कोई पुरानी बात याद आ गई? उसने आंख मारते हुए कहा। वैसे रात में हॉस्टल बहुत डरावना होता है ना? कई खिड़कियां अचानक ऐसे बंद हो जाती हैं जैसे कोई हो। आयरा का दिल पल भर में जम गया। त्रिशा, यानी उसे रात की घटना के बारे में पता है। आरव तुरंत समझ गया कि यह लड़की कुछ जानती है। वह त्रिशा के करीब गया। उसकी आवाज ठंडी थी। तुम्हें हॉस्टल की रात की बात कैसे पता? त्रिशा ने नकली मासूमियत से कहा। अरे, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ड्रामा मत करो, आरव। लेकिन उसकी आंखें, वो बता रही थी कि वह हर बात जानती है। त्रिशा ने एक और फोटो निकाली और आयरा के हाथ पर दे मारी। फोटो में आयरा एक लड़के के साथ हंस रही थी। वही लड़का जिसने पिछले जन्म में उसके बारे में गंदी अफवाहें फैलाई थी। आयरा की उंगलियां कांपने लगी। त्रिशा ने नजदीक आकर फुसफुसाया। तुम तो बहुत कुछ छुपा रही हो, आयरा। पर चिंता मत करो, मैं सबके सामने ला दूंगी। आरव ने गुस्से में कहा। त्रिशा, यह फोटो फेक है। त्रिशा ने ठंडे स्वर में कहा। ओह, तो इसे साबित करो। फिर आयरा की आंखों में झांकते हुए बोली। या तुम ही बता दो कि तुम पहले कैसी थी? यह कहते हुए त्रिशा ने एक हल्की
लेकिन बेहद जहरीली मुस्कान दी। आयरा बस उसे देखती रह गई। उसका दिल, उसका शरीर, उसका अतीत सब जैसे हिल गया। त्रिशा ने चलते चलते एक आखिरी वाक्य बोला, और हाँ, सावधान रहना। कुछ लोग दूसरे मौके भी बर्बाद कर देते हैं। त्रिशा चली गई, लेकिन हवा में उसका जहर तैरता रहा। त्रिशा के जाते ही आयरा के घुटने जैसे जवाब दे गए। वह वहीं बैठ गई, आंखों में आंसू भर आए। आरव, यह वही सब कर रही है, पहले भी और अब भी। आरव उसके पास बैठा। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। शांत हो जाओ, आयरा। त्रिशा सिर्फ हमें डराना चाहती है। और शायद वह उस नकाबपोश के साथ मिली हुई है। आयरा की सांसें तेज हो गई। नहीं, त्रिशा की हिम्मत नहीं कि वो किसी को मारने की सोच सके। पर वो जरूर जानती है कि वो इंसान कौन है। आरव ने गहरी सांस ली। तो हमें उसे रोकना होगा, आयरा ने हांफते हुए कहा। मैं किसी को फिर से अपने कारण खतरे में नहीं डालना चाहती। आरव ने उसकी ठुड्डी हल्के से ऊपर उठाई और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो, आयरा। तुम्हारा अतीत जो भी हो, मेरे लिए मायने रखता है कि तुम अब कौन हो। और अब मैं तुम्हें बचाऊंगा। आयरा की आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहती थी, पर आवाज अटक गई। आरव ने धीरे से उसका हाथ थामा। पहली बार आयरा सुरक्षित महसूस कर रही थी। क्लासरूम के बाहर किसी ने दरवाजे पर एक नोट चिपका दिया था। छोटी सी सफेद चिट्ठी, जिस पर खून जैसे लाल रंग में लिखा था, त्रिशा सच नहीं, सिर्फ मोहरा है। असली दुश्मन कोई और, जो तुम्हें सबसे ज्यादा जानता है। आयरा पढ़ते ही ठिठक गई। त्रिशा सिर्फ मोहरा? तो असली खिलाड़ी कौन? चिट्ठी के नीचे एक छोटा चिन्ह बना था, एक टूटा हुआ घड़ी का डायल। आयरा की आंखों में भय उतर आया। यह चिन्ह उसी को याद था। पिछले जन्म में जिस दिन वह मरी थी, वही चिन्ह आखिरी बार देखा था। उसकी सांसें रुक सी गईं। आरव ने पूछा, ये निशान क्या है? आयरा कांपती आवाज में बोली, जो मुझे मारने आया था, उसकी जैकेट पर यही निशान था। आरव ठिठक गया। इसका मतलब नकाबपोश वही है जिसने उसे पिछले जन्म में मारा था, और वह वापस उसे खत्म करने आया है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 16, उस रात का सच। रात की हवा में नमी थी। आसमान पर बादलों की मोटी परतें तैर रही थी, जैसे किसी भारी सच को छुपाने की कोशिश कर रही हों। रॉयल ग्रैंड हाई स्कूल का पूरा कैंपस चांदनी में शांत दिख रहा था, लेकिन हॉस्टल के कमरे 209 के अंदर एक तूफान खड़ा होने वाला था। आयरा अभी अभी लाइब्रेरी से लौटी थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। पीछे एक साया, हल्की फुसफुसाहट, कदमों की आवाज। लेकिन हर बार मुड़कर देखने पर सब गायब। कमरे में आते ही उसने गहरी सांस ली। मैं डरने नहीं आई इस जन्म में। लेकिन जैसे ही उसने बैग मेज पर रखा, दरवाजे के नीचे से कोई चीज खिसक कर अंदर आई। एक छोटा सा कागज। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने उसे उठाया। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सही जगह पर मत जाओ। बाकी सब झूठ था। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, आयरा। वह जम गई।
बाकी सब झूठ। मतलब क्या? और कहाँ नहीं जाना चाहिए था? उस रात लाइब्रेरी में उसे मिले कागज पर लिखा था, ब्लू कॉरिडोर 12:30 और अब यह नया नोट कह रहा था कि वह वहां न जाए। कौन सच बोल रहा था? कौन उसे बहका रहा था? कौन चाहता था कि वह मर जाए? दोबारा उसके दिमाग में धुंध फैलने लगी। लेकिन एक बात साफ थी, किसी को उसके अतीत का हर छोटा बड़ा सच पता है, और वह उसे उसी रास्ते पर धकेल रहा है जिसने उसके पिछले जन्म में उसकी जान ली। वह पलंग पर बैठी थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखें दृढ़ थी। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। उसने घड़ी देखी, 11:47 PM। ब्लू कॉरिडोर हॉस्टल से दूर और लगभग हमेशा बंद रहता था। स्कूल के पुराने हिस्से में था, जहां बच्चों को जाने की मनाही थी, क्योंकि वहां एक एक्सपेल स्टूडेंट की आत्महत्या हुई थी। और तब से लोग कहते थे कि वहां से अजीब आवाजें आती हैं। आयरा के हाथ में दोनों नोट थे। पहला कह रहा था, जाओ। दूसरा कह रहा था, मत जाओ। उसने बैग उठाया। मैं डरने नहीं आई हूं। हॉस्टल की लंबी खाली गैलरी में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। टक, टक, टक। उसकी सांसें ठंडी हवा में भाप जैसी दिख रही थी। ब्लू कॉरिडोर का नीला बोर्ड दूर से चमक रहा था। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, किसी ने पीछे से फुसफुसाया, आयरा। वह मुड़ी। कोई नहीं था, लेकिन उस आवाज में डर नहीं, एक दर्द था, एक सच्चाई का भार। कॉरिडोर में कदम रखते ही हल्की नीली रोशनी दीवारों से झर रही थी। यह हिस्सा बाकी स्कूल से बिल्कुल अलग लगता था, जैसे किसी और ही दुनिया का हो। कॉरिडोर के बीच में एक पुराना नोटिस बोर्ड लगा था। उस पर कुछ पीले पड़े कागज टंगे थे। एक कागज हवा में हल्के हल्के हिल रहा था, मानो उसका ध्यान खींच रहा हो। आयरा उसके पास जाकर रुकी। कागज पर एक फोटो थी, 3 स्टूडेंट्स की, एक लड़का, एक लड़की, और बीच में एक चेहरा जिसे देखकर आयरा की रूह कांप उठी। वह खुद थी, लेकिन यह फोटो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह कब की है? कौन ली थी? और यह लड़की, यह तो स्कूल की वर्तमान टॉपर तिया है। लेकिन तिया तो कहती थी कि वह उसे 12वीं में पहली बार मिली थी। फिर यह फोटो। फिर उसकी नजर फोटो के पीछे के शब्दों पर पड़ी, ब्लैक फ्राइडे द ट्रू स्टोरी। ब्लैक फ्राइडे, वही रात, जिस रात उसकी पहली मौत का सच शुरू हुआ था। उसकी सांस अटक गई, आंखें फैल गईं। अचानक कॉरिडोर के दूसरे छोर से कदमों की आवाज आने लगी, धीमी, मजबूत, लगातार। कोई आ रहा था। आयरा फौरन पीछे हट गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि सीने से निकल जाए। एक लंबी परछाई कॉरिडोर की दीवार पर उभरने लगी। पहला कदम, दूसरा, तीसरा, और फिर वह चेहरा रोशनी में आया। आयरा सूखी आवाज में बोल उठी, आरव। हाँ, वह आरव ही था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। डर, सच्चाई, या वो बात जो वह इतने समय से छुपा रहा था। आरव ने कड़ी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयरा सख्ती से बोली, वही जो तुम छुपा रहे हो, वह जानने आई हूं।
आरव कुछ पल उसे घूरता रहा। उसकी गहरी सांसें संकेत दे रही थी कि वह कुछ बहुत बड़ा सच लेकर खड़ा है। आखिर उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल नहीं। आयरा की आवाज कांपी। क्यों? क्या होगा अगर मैं सच जान लूं? आरव ने करीब आकर धीमी आवाज में कहा, क्योंकि जो सच तुम ढूंढ रही हो वही तुम्हें दोबारा मार देगा। कॉरिडोर की नीली रोशनी में आयरा को महसूस हुआ कि यह वही पल है जहां उसके पिछले जन्म का रहस्य खुलना शुरू होगा। उसे अचानक फ्लैशबैक आने लगा। कुछ धुंधली आवाजें, कुछ चीखें, अस्पताल की मशीनें, और एक बात, उसे बचने नहीं देना। आरव ने उसकी आंखों में उभरते डर को देख लिया और उसने सच को आधी रात की नमी के साथ बाहर निकाल दिया। ब्लैक फ्राइडे वाली रात। तुम्हारी मौत कोई हादसा नहीं थी, आयरा। वह प्लान था। आयरा का पूरा शरीर सुन्न हो गया। किसने? आरव ने एक नाम लिया। एक ऐसा नाम जिससे पूरी कहानी बदलने वाली थी। नाम था रिया तलवार। आयरा का दिमाग घूम गया। रिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड? उसने क्यों? आरव ने धीमे से कहा, क्योंकि वह तुमसे नफरत करती थी। तुम्हें मिले हर प्यार से, हर सफलता से, हर इंसान से। आयरा का गला सूख गया। सांस टूटने लगी। रिया, जिसे वह बहन मानती थी, जिसके साथ हर पल साझा करती थी, वह उसकी दुश्मन थी। आरव ने कहा, मेरे पास तुम्हें एक चीज दिखानी है। वह उसे कॉरिडोर के अंत में ले गया। वहां दीवार में एक छोटी सी स्लाइडिंग विंडो थी जो हमेशा बंद रहती थी। आरव ने उसे धक्का देकर खोला। अंदर एक पुराना डिब्बा था। आरव ने उसे आयरा के हाथों में रख दिया। डिब्बा खोलते ही उसकी रगों में सिहरन दौड़ गई। अंदर था एक टूटा हुआ मोबाइल, उसके नाम का एक फटा हुआ नोट और एक वीडियो क्लिप वाला पेन ड्राइव। नोट पर लिखा था, सच को जानकर भी क्या करोगी, आयरा? दूसरी बार भी तुम नहीं बचोगी। आयरा कांप गई। आरव ने फुसफुसा कर कहा, यह वही फोन है जो तुम्हारे मरने वाली रात मिला था। आयरा ने रुंधी आवाज में पूछा, फोन किसने चुराया था? आरव की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। रिया ने। पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। आयरा का शरीर दीवार से टिक गया। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह रोई नहीं। वह कांपी। मैंने उसे बहन माना था और उसने मेरी मौत की। उसकी आवाज टूट गई। आरव धीरे से उसके सामने आया। उसकी आवाज में पहली बार घबराहट और नरमी थी। आयरा, यह सच सिर्फ शुरुआत है। जो होने वाला है उससे भी ज्यादा डरावना। आयरा ने आंखें उठाईं। उन आंखों में आंसू नहीं, आग थी। मैं इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगी। ना रिया को, ना उसे जिसने मेरे नाम पर झूठ फैलाए, ना उसे जिसने मुझे मरवाया। आरव ने धीमे से कहा, तुम्हें सच्चाई पूरी जाननी होगी और उसके लिए हमें साथ काम करना होगा। आयरा ने कड़ा सा जवाब दिया, हम साथ नहीं, सच के लिए लड़ रहे हैं। और इस बार कोई मुझे मार नहीं पाएगा। बाहर बादल गरजे, कॉरिडोर की लाइट झपकी और उनके बीच एक खामोश कसम जन्म ले चुकी थी। आने वाले अध्यायों में
खून, झूठ और धोखे का खेल शुरू होने वाला है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 17, रिया का असली चेहरा और उस रात की वीडियो। रात का सन्नाटा ब्लू कॉरिडोर की दीवारों को चीर रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन आयरा के अंदर उबल रहा खून उस ठंड को महसूस भी नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ में एक छोटा, धूल भरा पेन ड्राइव था। वही पेन ड्राइव जो उसके पिछले जन्म की पूरी रात का सच अपने अंदर कैद किए बैठा था। उसका दिल भारी था, छाती में किसी ने पत्थर रख दिया हो जैसे। आरव उसके सामने खड़ा था, पर पहली बार उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ चिंता थी। आयरा ने पेन ड्राइव को अपनी मुट्ठी में दबा लिया। आरव ने हल्की आवाज में पूछा, आयरा, क्या तुम यह देखने के लिए तैयार हो? आयरा ने अपनी गहरी, थकी हुई आंखें उठाईं। मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन मुझे देखना ही होगा। उसके शब्द टूटे हुए थे, पर उनमें आग थी, जैसी किसी योद्धा की होती है जिसने आखिरी युद्ध से पहले खुद को दर्द में तपाया हो। दोनों ब्लू कॉरिडोर से निकलकर सीधे उस पुरानी लाइब्रेरी के पीछे बने सीक्रेट टेक रूम में आए, जहां पहले सीसीटीवी फुटेज सेव किए जाते थे। वहां एक ही पुराना सिस्टम था, डस्ट से भरा, लेकिन अभी भी चालू होने की क्षमता रखता था। आयरा ने पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन काली थी। फिर अचानक एक फाइल झिलमिलाई। ब्लैक फ्राइडे, रात के 12:03 रॉ फुटेज। आयरा की सांस अटक गई। आरव ने स्क्रीन पर क्लिक किया और वीडियो चल पड़ी। पहला फ्रेम देखकर ही आयरा के शरीर में झटके से कंपी दौड़ गई। स्क्रीन पर रिया खड़ी थी, उसी लंबाई, वही बाल, वही हंसी, लेकिन वह हंसी आज पहली बार जहरीली लग रही थी। रिया कैमरे में देखकर बोली, अगर आज सब ठीक रहा तो कल सुबह पूरा स्कूल आयरा को रोता हुआ देखेगा। आयरा का दिल धड़कना भूल गया। आरव ने उसकी ओर देखा, लेकिन आयरा की आंखें स्क्रीन पर जमी थी। वीडियो में रिया की आवाज साफ थी, जिस लड़की को सब अच्छी समझते हैं, उसे गिराना ही असली जीत है। रिया की मुस्कान अब किसी अजगर जैसी लग रही थी। दूसरा क्लिप चला। इसमें रिया दो और लड़कियों से बात कर रही थी, तिया और नेहा। तिया डरते हुए बोली, अगर बात फैल गई तो हम सब फंस जाएंगे। रिया ने उसकी कलाई पकड़कर झटके से कहा, चुप रहो। आयरा की इमेज को खराब करने में तुम दोनों को मुझसे ज्यादा मजा आता है। क्यों नाटक कर रहे हो? नेहा ने पूछा। लेकिन वो आरव, वो तो बराबर में था उस दिन। रिया तब हंसी, अरे वो, उसे तो मैंने संभाल लिया है। वह सोचेगा कि आयरा ही गंदी है। आयरा की सांसें तेज हो गई। वह फुसफुसाई, उसने आरव को मेरे खिलाफ कर दिया था, पूरी तरह। आरव ने सिर झुका लिया। उसे खुद पर गुस्सा था। तीसरा वीडियो चला, और इस बार स्क्रीन पर वही जगह दिखाई दी जहां उसकी मौत हुई थी। एक पुराना टेरेस, जहां दीवारों पर नीला पेंट था, जिस पर आज भी दाग पड़े थे। रिया कैमरे में फुसफुसा रही थी, बस थोड़ी देर में आयरा यहां आएगी। मैंने उसका फोन ले लिया है, अब वह खुद फंसेगी। तिया ने पूछा, पर उसे लाने वाली कौन? रिया मुस्कुराई, आरव। उसे यही लगा दिया है कि आयरा ने उसके बारे में झूठ फैलाया है। आयरा की आंखें भर आईं। इसलिए
उस रात आरव मुझे लेकर वहां गया था। उसकी आवाज बस कांप रही थी। वीडियो में आगे दिखा, रिया पीछे छुपकर खड़ी थी। आयरा टेरेस पर पहुंची, कुछ कहने को, फिर कुछ धक्का, कुछ चीख, और कैमरा गिर गया। चित्र साफ नहीं था, लेकिन एक चीज साफ थी। आयरा को धक्का दिया गया था, और जिसने दिया, उसका हाथ रिया का था। वीडियो रुकते ही कमरे में गहरी खामोशी भर गई। सिर्फ आयरा की भारी सांसें गूंज रही थी। वह स्क्रीन को घूरती रही, खामोश, सुनना, बेबस। फिर अचानक उसकी सांस टूट गई। वह कुर्सी पर गिर पड़ी। उसने मुझे मार दिया, मुझे ही। उसकी आवाज में दर्द नहीं, विनाश था। आरव उसके पास आया। उसने धीरे से कहा, आयरा, मैं। लेकिन आयरा ने हाथ बढ़ाकर उसे रोका। तुम्हारी गलती है। ये शब्द तेज चाकू की तरह आरव के सीने में उतर गए। तुमने उस रात मेरे किसी शब्द पर भरोसा नहीं किया। तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, और मैंने जान दे दी। आरव की आंखें लाल हो गईं। वह बोल भी नहीं पा रहा था। आयरा ने मुंह मोड़ लिया। इस जन्म में मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। वह उठी। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसकी रीढ़ सीधी थी। उसने पेन ड्राइव उठाया और कहा, रिया ने मेरी पहली जिंदगी ली, लेकिन इस बार मैं उसकी जिंदगी का हर झूठ जलाऊंगी। आरव ने अचानक घबराकर कहा, आयरा, सुनो, तुम्हें समझना होगा, रिया यहाँ अकेली नहीं है। उसके पीछे कोई और है, जो उसे सपोर्ट करता है, जो उसे बचाता है, जो असली मास्टरमाइंड है। आयरा ठिठक गई, धीरे धीरे मुड़ी। कौन? आरव ने कहा, मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन ये तुम्हारी पुरानी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। आयरा ने आंखें संकरी की। क्या तुम मुझे उससे बचाना चाहते हो, या छुपाना? आरव ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें खोने से डरता हूं। आयरा एक पल के लिए ठिठकी, लेकिन तुरंत आंखें फेर ली। मेरी चिंता मत करो, आरव। मुझे मरने के लिए 2 जन्म लग जाते हैं, लेकिन बदला लेने के लिए 1 जन्म काफी है। और वह कमरे से बाहर चली गई। उसकी चाल सख्त थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके भीतर तूफान चीख रहा था। इस बार न दोस्त बचेगा, न दुश्मन। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 18, रिया और आयरा का पहला आमना सामना। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी रॉयल ग्रैंड हाई स्कूल की खिड़कियों पर गिर रही थी, लेकिन आयरा के भीतर रात का काला तूफान अभी भी पूरी तरह जागा हुआ था। लाइब्रेरी के पीछे वाले कमरे में देखा गया वह वीडियो, जिसने उसकी पूरी दुनिया उलट दी, अब हर पल, हर सांस में जैसे उसे चीर रहा था। उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया उसकी मौत की वजह थी। उसके हर आंसू, हर बदनामी का कारण थी। आज रिया को पता भी नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा स्कूल गेट से मुस्कुराते हुए अंदर जा चुकी थी। आयरा। ब्रेक टाइम। स्कूल का मेन हॉल छात्रों से भरा था। हंसी, शोर, गपशप, ड्रामा, सब सामान्य। लेकिन एक लड़की सामान्य नहीं थी, रिया। वह अपनी फ्रेंड्स से घिरी हुई, उसी चमकते, नकली अंदाज में हंस रही थी,
जैसे वह एक मासूम परी हो जो किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसकी हंसी की गूंज आयरा के कानों में जहर की तरह उतर रही थी। आयरा ने हॉल में कदम रखा। पूरी भीड़ जैसे दो हिस्सों में बंट गई। उसकी चाल में जो ठंडक थी वह रात के अंधेरे से भी गहरी लग रही थी। रिया ने उसे देखा। क्षण भर को उसकी मुस्कान रुकी, लेकिन फिर वह बनावटी हंसी से ढंकर बोली, ओ आयरा, कहाँ थी तुम? मैंने सोचा तुम हॉस्टल में ही। उसके शब्द पूरे होने से पहले आयरा सीधे उसके सामने आ खड़ी हुई। आसपास की आवाजें धीमी पड़ गई। तिया ने कांपते हुए पूछा, क्या क्या हुआ है? आयरा की आंखें सीधे रिया की आंखों में थी। ठंडी, निर्दयी, बिना पलक झपके। रिया, कसावट भरी आवाज। रिया ने नकली मुस्कुराहट को और मीठा बनाते हुए कहा, हाँ, क्या हुआ? तुम इतनी गुस्से में क्यों? चटाक। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा हॉल चुप हो गया। रिया का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसके गाल पर आयरा की उंगलियों का लाल निशान स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सबकी सांसें रुक गईं। रिया सदमे में थी। उसने अपने गाल को पकड़ा। आंखें फैल गईं। आयरा, तुम पागल हो गई हो? ये क्या? आयरा ने एक कदम और आगे बढ़ाया। क्यों किया तुमने ये? एक शब्द भारी था, जैसे सीने पर चढ़ा पत्थर। रिया का गला सूखने लगा। क्या किया? मैं समझ नहीं। झूठ मत बोलो। आयरा की आवाज कांप नहीं रही थी, लेकिन कांप रही थी रिया। आयरा ने कहा, ब्लैक फ्राइडे, वह रात, टेरेस, धक्का। रिया की आंखों से पसीना टपकने लगा। आसपास की लड़कियां फुसफुसाने लगी। तिया पीछे हट गई। नेहा ने अपना मुंह ढक लिया। रिया हकलाने लगी, माँ, मुझे नहीं पता तुम क्या। मैं सब देख चुकी हूं। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। वो वीडियो जो तुमने छुपाया था, वही वीडियो जिसने तुम्हारा चेहरा भी छुपा नहीं पाया। रिया का दिल डूब गया। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। पूरे हॉल में एक हलचल दौड़ गई। क्या रिया ने सच में आयरा को मारा था? इतनी मीठी बनती थी वो। हे भगवान! रिया लगभग रो पड़ी, लेकिन उसके आंसू अब किसी पर असर नहीं कर रहे थे। आयरा, प्लीज सुनो। वह सब, वह गलती थी। आयरा फुसफुसाई। गलती? वह पास आई। इतना पास कि रिया की सांस तक महसूस कर सकती थी। गलती वह होती जिसका पछतावा हो। तुम्हारी हर स्माइल, हर प्लान, हर झूठ एक साजिश थी, रिया। एक एक कदम सोचकर रखा हुआ। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं मजबूर थी। आयरा ने उसकी बात काट दी। झूठ। तिया अचानक आगे आई। बस करो आयरा। कोई सबूत है तुम्हारे पास? या बस रिया को बदनाम कर रही हो? आयरा ने धीमे से कहा, तुम उस रात उसके साथ थी। कह दो। तिया का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। रिया ने चीख कर कहा, तिया, कुछ बोलो। लेकिन तिया पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में डर था। नेहा भी चुप थी।
वह किसी अपराधी की तरह नजरें चुरा रही थी। त्योहारों वाले हॉल में अब सिर्फ एक ही नाटक चल रहा था, सच्चाई का। रिया अब बुरी तरह घबराने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं थी वहां। पूरे हॉल ने सांस रोक ली। रिया चिल्लाई, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा। मैं सिर्फ तुम्हें डराना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम गिरो, तुम्हें चोट लगे, तुम रो, सब देखे कि तुम भी फेल हो सकती हो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर शब्द जहर था। मैंने तुम्हें धक्का देने की कोशिश की, पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। मैं रीस टूटकर जमीन पर बैठ गई। तुम मुझे हमेशा पीछे छोड़ देती थी, आयरा। हमेशा। सबके सामने तुम अच्छी, मैं बुरी। तुम टॉपर, मैं बस तुम्हारी कॉपी। उसकी चीखें हॉल में गूंजती रहीं। आयरा उसके सामने झुककर बोली, इसलिए तुमने मुझे मरवा दिया? रिया रो पड़ी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मर जाओगी। सच में? आयरा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में बदला नहीं, बल्कि एक ऐसी मजबूती थी जो टूटने के बाद पैदा होती है। रिया, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। लेकिन वह सीधी खड़ी हुई। तुम्हारी सजा मुझे नहीं, जीवन देगा। और अब सच सबके सामने आ चुका है। रिया ने आयरा के पैरों को पकड़ लिया। प्लीज मत बताओ टीचर्स को, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आयरा ने उसका हाथ झटक दिया। मेरी एक जिंदगी गई थी, अब तुम्हारी बारी है तुम्हारे कर्मों की कीमत चुकाने की। हॉल में खड़े छात्रों ने रिया को घेरे में ले लिया। शर्म, डर, रोना, घबराहट, और आयरा सिर्फ चुपचाप खड़ी रही। एक लड़की ने स्टूडेंट काउंसिल को फोन कर दिया। 2 लड़कों ने रिया को उठाकर एक साइड कर दिया। कुछ टीचर्स भी आ गए। रिया चीख रही थी, आयरा, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। आयरा धीमे से बोली, नहीं, रिया, तुमने खुद को बर्बाद किया। जब रिया को ले जाया जा रहा था, तभी अचानक वह आयरा को घूरकर बोली, तुम सच में सोचती हो कि यह कहानी मुझ पर खत्म हो जाती है? आयरा ठहर गई। क्या मतलब? रिया ने धीमी, कांपती पर अजीब आवाज में कहा, मैंने तुम्हें धक्का दिया था, लेकिन जिसने यह सब प्लान किया वह मैं नहीं थी। पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। तो कौन? आयरा की आवाज भय और गुस्से में कांप उठी। रिया ने फुसफुसाया, वह जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो। आयरा की रगों में जैसे बर्फ जम गया। कौन? कौन है वह? और क्यों? रिया की बात पूरी होने से पहले टीचर्स उसे बाहर ले गए, लेकिन उसके शब्द आयरा के दिमाग में घंटी की तरह बजते रहे। वह जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो। यह खेल रिया से बड़ा था। और अब असली खलनायक परछाइयों से निकलने वाला था। चैप्टर 19 रिया की चालाकी बनाम आयरा की चुप्पी। लंच ब्रेक की घंटी बजते ही पिंक कॉरिडोर में हलचल मच गई। लेकिन उस भीड़ में एक अलग सी बेचैनी तैर रही थी, क्योंकि आज सुबह से पूरी क्लास में फुसफुसाहट चल रही थी।
रिया और आयरा के बीच कुछ तो होने वाला है। छात्रों को पता था कि तूफान चुपचाप बढ़ रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि विस्फोट कब होगा। रिया आज सुबह से ही कुछ ज्यादा मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों की चमक ऐसी थी जैसे किसी ने बर्फ की परत पर तेज चाकू चलाया हो। उसने अपनी सहेलियों तिया और नेहा को इशारा किया। सब तैयार है? नेहा ने मोबाइल उठाकर कहा। हाँ, वीडियो कल की तरह ही वायरल कर देंगे। रिया ने बाल पीछे किए और बोली, आज आयरा को पूरे स्कूल में बेइज्जत कर दूंगी। वो सोचती है मैंने उसे धक्का दिया, अब मैं उसे सोशल डेथ दूंगी। उसकी हंसी इतनी ठंडी थी कि हवा तक सिहर उठी। ब्लू कॉरिडोर से आयरा चली आ रही थी। उसकी चाल स्टेडी, चेहरा काम, लेकिन आंखों में एक गहरी ठंडक थी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। रिया ने उसे आते देखा। उसके होंठ पर व्यंग्य की मुस्कान उभर आई। लो आ गई, मेरी फेवरेट टॉय। आयरा चुप रही, बस धीरे से बोली, रिया, आज जो तुम करना चाहती हो वो आखिरी बार होगा। रिया ठिठक गई। ये वही आयरा नहीं थी जिसे वो पहले धोखा देती थी, डराती थी या मैनिपुलेट करती थी। यह नई आयरा थी जिसकी चुप्पी में भी तलवारें छिपी थी। रिया ने सबके सामने जोर से कहा, ओ आयरा, सुना है तुमने फिर बुरा बुरा देखना शुरू कर दिया है। हैल्यूसिनेशंस, याद है? चारों तरफ हंसी गूंज गई। आयरा शांत खड़ी रही। रिया ने अपनी आवाज और तेज की, वैसे मैंने तुम्हें जो धक्का दिया था वो सपना था या हकीकत? एक पल में पूरा कैफेटेरिया सन्न हो गया। सबकी आंखें आयरा पर टिकी थी। आरव भी दूर खड़ा देख रहा था, दिल थामे। लेकिन आयरा ने बस इतना कहा, रिया, तुम सच बोलने के इतने पास हो, थोड़ा और हिम्मत करो। रिया का चेहरा उतर गया। रिया ने जेब से अपना मोबाइल निकाला। उसने सबको दिखाया, ये देखो, इसमें कल रात की कैफेटेरिया वाली सारी फुटेज है। आयरा ने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे मार देगी। अब दिखाऊं? नेहा कैमरे के सामने आ गई। हाँ, दिखाओ, पूरे स्कूल को सच्चाई पता चलनी चाहिए। रिया ने मोबाइल हाथ में लेकर नाटकीय ढंग से कहा, आप सब देख लीजिए, आयरा कैसी है। सबकी निगाहें स्क्रीन पर टिक गई। रिया ने प्ले दबाया। वीडियो शुरू हुआ, लेकिन उसमें कुछ अलग था। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वीडियो में जो रिकॉर्ड हुआ था वो वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। वीडियो में साफ दिख रहा था, रिया आयरा को डराने की कोशिश कर रही थी। आयरा शांत खड़ी थी और रिया खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही थी। फिर रिया की आवाज सुनाई दी, तू क्या करेगी मुझे? मरना है तो खुद मर जा, मुझे क्यों परेशान करती है? और पिछली रात का फुटेज कट पेस्ट नहीं हुआ था, वो रॉ था, सच्चा था। रिया को समझ नहीं आया ये कैसे हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे। ना, अन्ना, ये मेरा वीडियो नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। आयरा ने धीमे स्वर में कहा, रिया, जब सच बोलता है तो झूठ चीख चीख कर नंगा हो जाता है। कुछ छात्रों ने रिया की तरफ घूरा, कुछ उसके खिलाफ फुसफुसाने लगे। रिया की हिम्मत जाते जाते बची, लेकिन उसका गुस्सा उबल पड़ा। रिया जोर से चीखी,
तुम सबको लगता है मैं गलत हूं? मैं ही अकेली गलत हूं? उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए, लेकिन वो भी किसी पत्थर की तरह नकली। मुझे भी कोई दर्द नहीं होता। सिर्फ आयरा ही अच्छी है, सिर्फ वही सही है। उसने तिया को पकड़कर कहा, तू बोल तिया, तूने तो सब देखा था। तिया डर गई। वह आयरा और रिया दोनों को देख रही थी। आयरा ने बस एक चुप नजर तिया की ओर डाली और तिया टूट गई। धीमे धीमे उसने कहा, रिया, गलती तेरी है। हम सब तेरे दबाव में गलत करते गए, लेकिन आयरा ने कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया। रिया हैरान रह गई। तिया, तूने मेरे खिलाफ बोला? तिया रो पड़ी। रिया का चेहरा अब आंसुओं से नहीं, गुस्से से लाल था। मैं इतनी बेवकूफ हूं जो तुम जैसे लूजर्स के लिए सब करती हूं। उसने नेहा को धक्का दिया। तुम लोग मेरे बिना कुछ नहीं हो। पूरे कैफेटेरिया में फुसफुसाहट से अब गुस्सा उभर आया था। किसी ने कहा, ये लड़की बहुत टॉक्सिक है। दूसरा बोला, रिया ही सारी समस्या की जड़ है। रिया अब अकेली खड़ी थी। सामने आयरा, शांत, सख्त और बिना किसी एक्सप्रेशन के। रिया चिल्लाई, कुछ बोलोगी नहीं? आयरा, जीत गई तुम। हैप्पी। आयरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। वह रिया के बिल्कुल पास खड़ी हुई। फिर नरमी से बोली, मैं जीतने नहीं आई, रिया। मैं तुम्हें बताते आई हूं कि झूठ कितनी जल्दी खत्म होता है और सच कितना धीरे पर मजबूती से लौटता है। रिया कांप गई। आयरा की आंखों में वो चमक थी जो किसी विजेता में नहीं, किसी पुनर्जन्म लेकर आए इंसान में होती है। रिया अचानक पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज थी। उसने फोन जमीन पर फेंक दिया। कांच बिखर गया। वह चिल्लाई, मैं खत्म नहीं हुई हूं। तुम सबको दिखाऊंगी मैं कौन हूं। आयरा, तुम्हारी ये लड़ाई अब शुरू हुई है। और वह कैफेटेरिया से बाहर भाग गई। तेज, घबराई हुई, टूटी हुई। पीछे सिर्फ आयरा की शांत खड़ी हुई परछाई रह गई। आरव धीरे से आगे आया। उसने कहा, तुम्हें पता है रिया ऐसे नहीं भागी। वो किसी के पास जा रही है। आयरा का चेहरा घूम गया। किसके पास? आरव ने गहरी सांस ली। उस इंसान के पास जो तुम्हारी पहली मौत की असली वजह है। आयरा की आंखों में ठंड उतर गई। नाम बताओ, आरव ने कहा। डीन। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 20, डीन का काला सच और आयरा की पहली खतरनाक टक्कर। कैंपस की शाम कुछ ऐसी थी जैसे हवा भी किसी अनदेखे डर से कांप रही हो। लाइट्स धीमी थी, गलियारे सुनसान, और कहीं दूर से आती जूतों की आवाज हर कदम पर खतरनाक होती जा रही थी। रिया क्रोध, अपमान और जलन में जलती हुई सीधे स्कूल बिल्डिंग के पीछे बने उस पुरानी स्टाफ ब्लॉक की ओर जा रही थी जहां डीन का प्राइवेट ऑफिस था। वही ऑफिस जहां कोई छात्र बिना बुलाए नहीं जा सकता था। लेकिन रिया जा रही थी, तेज सांसों और कांपती मुट्ठियों के साथ। ऑफिस का दरवाजा आधा खुला था। अंदर हल्की नीली रोशनी थी, कुछ ठंडी, कुछ अजीब सी। रिया बिना नॉक किए अंदर घुसी। डीन बड़े मेज के पीछे बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक गहरी,
पढ़ न सकने वाली मुस्कान। उनकी आवाज धीमी पर खतरनाक थी। चोट खाकर आई हो लगता है, रिया। रिया का गुस्सा फट पड़ा। आयरा मेरी इमेज बर्बाद कर रही है। क्लास में मेरी बेइज्जती हो गई। आपने कहा था कि आप सब संभाल लेंगे। डीन ने अपनी कुर्सी पीछे झुका ली। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी ने अंधेरे में 2 ब्लेड रगड़ दिए हों। समझा करो, रिया। जब कोई लड़की मरकर वापस आती है तो उसकी कहानी में मोड़ तो आएगा ही। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप जानते थे? डीन का हल्का सा मुस्कुराना हर शब्द को और भयानक बना रहा था। मेरी स्कूल में होने वाली हर मौत, हर लाइव फीड, हर गलती, मैं जानता हूं। एक पल को लगा जैसे पूरा कमरा सांस लेना भूल गया। डीन ने बिना आवाज किए दीवार पर लगे एक छोटे पैनल को छुआ। चटक। दीवार का एक हिस्सा खुला और अंदर से एक पूरी फाइल कैबिनेट दिखाई दी। रिया की आंखें फैल गईं। एक एक फाइल पर नाम, और हर नाम के साथ फोटो, डेटा और मौत की तारीखें। आखिरी फाइल पर लिखा था आयरा केस 47। रिया चौंक गई। डीन ने फाइल निकालकर खोली। देखना चाहोगी कि आयरा पहली बार कैसे मरी थी? रिया धीरे धीरे पास गई। फाइल में फोटो थे, टेरेस की, कैमरे के एंगल की, आयरा के गिरे हुए शरीर की, और एक नोट की, पुश कन्फर्म्ड। रिया के होंठ कांप गए। तो आप जानते थे कि मैंने धक्का दिया था? डीन ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। रिया, मैंने सिर्फ देखा नहीं, मैंने तुम्हें बचाया भी था। रिया एकदम अवाक। डीन ने आगे कहा, अगर मैं सीसीटीवी फुटेज डिलीट नहीं करता तो आज तुम जेल में होती। रिया के पैरों में जान ही नहीं रही। डीन खड़े हुए। उनका कद, उनका डरावना शांत चेहरा रिया पर एक छाया की तरह गिरा। आयरा वापस लौट आई है, और अगर सच सामने आ गया तो तुम भी खत्म, और मैं भी। रिया बोली, लेकिन सर, वो अब किसी से नहीं डरती। उसके पास सबूत भी हो सकते हैं। डीन ने मेज पर हाथ रखकर कहा, इस बार उसे धक्का नहीं देना, रिया। इस बार उसे टूटना होगा अंदर से। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। और अगर मैं यह न करूं? डीन की मुस्कान गायब हो गई। तो मैं वो पूरी फुटेज पुलिस और आयरा दोनों को भेज दूंगा। रिया के चेहरे पर खून जम गया। उसने पहली बार समझा कि वह सिर्फ मोहरा थी, और डीन इस खेल का असली खिलाड़ी। आयरा ने पूरी बातचीत तो नहीं सुनी, लेकिन 2 आवाजें उसे साफ मिली, पुश कन्फर्म्ड और अगर आयरा सच जान गई तो हम खत्म। उसके हाथ ठंडे हो गए। सीने में तेज धड़कन, रीढ़ में जैसे बर्फ भर गया हो। डीन और रिया दोनों मेरे खिलाफ हैं। यही सच था। आयरा एक कदम पीछे हटी, लेकिन गलियारे में रखी धातु की ट्रे हल्की सी गिर पड़ी। छन। आवाज कम थी, लेकिन डीन के कान तेज थे। कौन है बाहर? आयरा सांस रोककर दीवार से चिपक गई। वह भागना चाहती थी, लेकिन कदम पत्थर बन चुके थे। डीन का साया दरवाजे में दिखाई दिया। वह बहुत पास था, बहुत खतरनाक। डीन बाहर निकले।
उनकी आंखें गलियारे को स्कैन कर रही थी। आयरा पीछे छुपी हुई सांसें रोककर खड़ी थी। अचानक डीन का हाथ ठीक उसके कंधे पर आ गया। मिस आय, लेकिन वह वाक्य पूरा कर पाते उससे पहले आयरा मुड़ी और एक झटके में उनका हाथ झटक दिया। डीन रुक गए, दोनों की आंखें आमने सामने। और उस पल किसी को आवाज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों समझ चुके थे कि खेल अब शुरू हो चुका है। डीन की आंखों में एक सूखी, खतरनाक मुस्कान थी। ओह आयरा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। आयरा एकदम शांत बोली, और आपको वो सब नहीं करना चाहिए था जिसकी सजा आप अब काटने वाले हैं। डीन हंस पड़े। वह हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। तुम सोचती क्या हो खुद को? फोर्सेज तुम्हें बचा लेगी? या तुम अपने झूठे आरोपों से मुझे गिरा दोगी? आयरा ने बिना झिझक कहा। मैं मरकर वापस आई हूं, डीन। मुझे गिराने से पहले आपको 2 बार मरना पड़ेगा। डीन का चेहरा गंभीर हो गया। रिया अंदर से यह सब देख रही थी, कांपती हुई, लेकिन गुस्से और डर में पिघलती हुई। डीन धीरे धीरे आयरा के करीब आए। तुम्हारी पहली गलती तुम्हारी आखिरी गलती होगी। आयरा एक कदम भी पीछे नहीं हटी। गलती मेरी नहीं, डीन, आपकी है। आपने एक मरी हुई लड़की को फिर से दुश्मन बना लिया है। डीन समझ गए, यह लड़की अब शिकार नहीं है, यह शिकारी बन चुकी है। डीन ने हाथ बढ़ाया, जैसे आयरा के कंधे पर हाथ रखने जा रहे हों, लेकिन आयरा ने उनका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। उसकी पकड़ स्टील जैसी ठंडी और कड़ी थी। डीन पहली बार चौंके। मेरा शरीर इस बार कमजोर नहीं है। मेरा दिमाग तुमसे तेज है। और मेरा सच किसी भी सिस्टम से बड़ा है। डीन ने हाथ छुड़ाया और धीरे से रिया की तरफ देखा, जैसे कोई आखिरी आदेश दे रहे हों। रिया, शुरुआत करो। रिया घबरा गई। क्या अभी? डीन ने आंखें तरेरी। रिया धीरे धीरे आयरा की तरफ बढ़ी, लेकिन आयरा बोल पड़ी। रिया एक और कदम आगे बढ़ाया, तो इस बार गिरोगी तुम। रिया ठिठक गई। डीन मुस्कुराए। मुझे मजा आ रहा है, आयरा। देखते हैं तुम्हारा दूसरा जन्म कितने दिन चलता है। आयरा की आंखें ठंड से चमक रही थी। आपकी गिनती शुरू हो चुकी है, डीन। डीन धीरे धीरे करीब आए और फिर फुसफुसाए। तुम्हें पता भी नहीं, तुम्हारी मौत में रिया अकेली नहीं थी। आयरा का चेहरा जम गया। डीन मुड़े और रिया को इशारा किया। फेज 2 शुरू करो। रिया ने डरते हुए दरवाजा खोला और दोनों अंदर गायब हो गए। आयरा गलियारे में अकेली खड़ी रह गई। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में एक ही बात थी। अगर पहली मौत एक गलती थी, तो इस बार मौत उनकी होगी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में।